मन की बात। संसद के शीतकालीन सत्र का हुआ समापन। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सत्र में निचले सदन की कुल 13 बैठकें हुई। 97% रही उत्पादकता। कोरोना संक्रमण की बढ़ती आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार बेहद सतर्क। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति और तैयारियों पर करेंगे बैठक। स्वास्थ्य मंत्रालय कल गाइडलाइन करेगा जारी। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को सरकार से मिली मंजूरी। नेजल वैक्सीन को सरकार से मिली हरी झंडी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगवा चुके लोग ले सकते हैं नेजल वैक्सीन। कोविन ऐप पर आज से नेजल वैक्सीन उपलब्ध। चीन में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। शंघाई की आधी आबादी हो सकती है कोरोना से संक्रमित। अस्पतालों में लगी मरीजों की लंबी कतारें। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3030 नए मामले दर्ज। यूक्रेन से जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। जंग खत्म करना चाहते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। कहा कूटनीतिक हो समाधान। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा रूस ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में नहीं दिखाई कोई सार्थक दिलचस्पी। आईपीएल के आगामी सत्र के लिए कोच्चि में होगी खिलाड़ियों की नीलामी। 87 स्थानों के लिए 405 क्रिकेटर होंगे शामिल। नीलामी में 273 भारतीय और 132 विदेशी क्रिकेटरों पर लगेगी बोली। और किसान दिवस आज। पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस सत्र में निचले सदन की कुल 13 बैठकें हुई और लोकसभा की उत्पादकता 97% रही। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। आदर्श स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण विषय पर एक निजी संकल्प माननीय सांसद रडप्पा नालकोंडा गारी द्वारा 16 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत किया गया। इस पर चर्चा उस दिन पूरी नहीं हो पाई। माननीय सदस्यगण 8 दिसंबर 2022 को सभा में जिम्बाब्वे के संसद के अध्यक्ष महामहिम एडवोकेट जेकब फ्रांसिस एन मुंडेडा के नेतृत्व में भारत की यात्रा पर आए जिम्बाब्वे का एक शिष्टमंडल का हार्दिक स्वागत किया। राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। सत्र के दौरान राज्यसभा में जमकर विधायी कार्य हुआ। Honorable members, statistical evaluation sounds encouraging. 13 sittings, functional time 64 hours and 50 minutes against the total scheduled time of 63 hours and 26 minutes. Productivity 102%. 82 starred questions answered. Response to 1920 unstarred questions tabled. 9 bills passed returned after 20-hour discussion with 160 members' participation. The House traversed the Wildlife Protection Amendment Bill 2022, the Energy Conservation Amendment Bill 2022,
3 bills relating to the Constitution, Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders Amendment, the New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill. दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश में कोविड की स्थिति को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज दोपहर 3 बजे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले कल स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के ताज़ा हालात पर संसद के दोनों सदनों में बयान भी दिया। और इस सब के बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में अब जल्द ही नाक से दी जाने वाली वैक्सीन भी लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। नेजल वैक्सीन 2 डोज में दी जाएगी। नेजल वैक्सीन को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले दोनों लोग ले सकते हैं। साथ ही नेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर भी ली जा सकती है। फिलहाल निजी अस्पतालों में लोग नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नितेंद्र, ये एक अच्छी खबर है कि भारत सरकार की ओर से नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। भारत बायोटेक की जो नेजल वैक्सीन है उसको आपसे हम सीधा सवाल अपने दर्शकों के लिए करना चाहेंगे। अब जब नेजल वैक्सीन आ गई है तो कैसे नेजल वैक्सीन को लोग ले सकते हैं, और जिन लोगों ने कोविशील्ड लिया है, कोवैक्सीन लिया है, उनको क्या कुछ करना चाहिए, कहाँ ये नेजल वैक्सीन उपलब्ध होगी, सारी जानकारी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए चंद्रशेखर, एक बहुत अच्छी खबर है और ये दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन है जिसको भारत ने बनाया है। ये अपने देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो एक तरह से हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये जो नेजल वैक्सीन है ये 2 डोज की होगी और इसको दोनों लोग लगा सकते हैं, यानी कि जिन्होंने कोवैक्सीन लगाया था या फिर जिन्होंने कोविशील्ड का दोनों डोज ले लिया है वो भी इसको लगा सकते हैं। और ये एक अभी बूस्टर डोज के तौर पे यूज़ किया जाएगा। और ये कोविन ऐप पर आज से उपलब्ध होगा, इसको अपलोड किया जाएगा। लेकिन जो मिलने की बात है उसमें थोड़ा भी टाइम लगेगा और ये निजी अस्पतालों के जरिए ही मिलेगा। निजी अस्पताल में जहाँ जहाँ भी जो वैक्सीन दिया जा रहा है वहाँ पर ये उपलब्ध रहेगा। और इसको आने में अभी करीब करीब मुझे लगता है कि 4-5 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, 1 हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगले हफ्ते से निश्चित तौर पे ये निजी अस्पतालों में लगेगा। खास बात यह है कि इसकी बहुत अच्छी रिजल्ट आई है, बहुत काफ़ी ये प्रभावी है और जो कोरोना की लड़ाई में एक कारगर हथियार के रूप में सामने आएगा। क्योंकि जो इस पे ट्रायल हुए हैं तो जितने भी वेरिएंट है, खासतौर पर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो इस वेरिएंट पे भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो बहुत ही टेस्टिंग के साथ इसको लाया जा रहा है और बहुत ही प्रभावी है और काफ़ी मददगार साबित होगा इस लड़ाई को जीतने में। बिल्कुल नितेंद्र, हम लगातार ये जो दृश्यों में भी हम दिखा रहे हैं उससे हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि इंजेक्शन नहीं लेना है, जो इंजेक्शन लेने की परेशानी थी वो दूर हो गई है। ये वैक्सीन सीधे आपके नाक के ज़रिए आपके शरीर में डाली जाएगी। तो यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि इसका कितना बड़ा फ़र्क, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव की अगर हम बात करें तो देश ने अपनी वैक्सीन बनाई, उसके बाद देश के दूर दराज के इलाकों तक ये वैक्सीन पहुँचाई गई। ये जो नई नेजल वैक्सीन आई है ये कितनी क्रांतिकारी सिद्ध होगी अब? देखिए, इसमें दो इम्पॉर्टेंट बात है। पहली बात की जो प्रिकॉशन डोज है वो सिर्फ 27% लोगों ने ही लिया है, तो यानी कि इसकी कवरेज कम है। अभी भी अगर हम उम्र की बात करें तो जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं वो सिर्फ 40% लोगों ने ही सिर्फ प्रिकॉशन डोज लिया है। तो इन लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। और ख़ास तौर पे बाकी जो उम्र वर्ग के लोग हैं उनका भी अगर देखा जाए तो औसत कम है प्रिकॉशन डोज लेने का। तो ये जो नेजल वैक्सीन है वो प्रिकॉशन डोज के रूप में यूज़ होगा। कई लोग जो सुइयों से डरते हैं, इंजेक्शन लेने से डरते हैं, उनके लिए अच्छा है कि सिर्फ नाक में
2 बूंद डाला जाएगा और 2 डोज की ये वैक्सीन होगी। तो बहुत प्रभावी होगा, बहुत आसान है, इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी ज़रूरत इस बात को लेकर के है कि जितना ज़्यादा प्रिकॉशन डोज लोग लेंगे, कवरेज उनका अच्छा रहेगा। तो मान लिया जो जिस तरीके से एक माहौल बना हुआ है कि जो चाइना में वेरिएंट है BF7, वो धीरे धीरे अब जापान से कोरिया, दक्षिण कोरिया और उसके बाद ब्राज़ील, अमेरिका, तो एक ट्रेंड देखा गया है कि सबसे पहले चाइना में आता है वेव, उसके बाद फिर यूरोप में जाता है, यूरोप से दक्षिण अमेरिका जाता है, ब्राज़ील और अमेरिका होते हुए साउथ एशिया में आता है और तब भारत में आता है। और ये पूरा समय लगता है करीब 25 से 35 दिन का। तो हम अगर इस साइकिल को देखें तो 25 से 35 दिन में भारत में आने की संभावना है, लेकिन वो किस रूप में आएगा, कितना इसका फैलाव होगा, कितना संक्रामक होगा, ये अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है। हो सकता है कि आगे ना उतना फैले, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूरे अलर्ट मोड में है। सरकार अपनी तैयारी कर रही है, चाहे वो टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की बात हो, या फिर हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है उसको बढ़ाने की बात हो, या फिर जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको दुरुस्त करने की बात हो। साथ ही साथ एक नागरिक के तौर पे अब जनता को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में त्यौहार भी आने वाला है, क्रिसमस हो, नया साल हो। इसको लेकर के कल स्वास्थ्य मंत्रालय एक गाइडलाइन जारी करने वाला है। और साथ ही साथ जिन्होंने प्रिकॉशन डोज नहीं लिया है वो ज़रूर लगवा लें। तो ये तैयारी अभी से हम करेंगे तो जो संभावित खतरा है उसको कम करने में बहुत मदद मिलेगी। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी की ज़रूरत है। मंगलवार को एक मॉक ड्रिल भी किया जाएगा कोविड को लेकर के। तो देश भर में ये पूरा मॉक ड्रिल होगा और इसमें सभी जनप्रतिनिधि, मंत्रियों को भी बोला गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद एक अस्पताल में जाएंगे और एक देखने की कोशिश की जाएगी कि अगर मरीज अचानक बढ़ते हैं तो अस्पताल किस तरह की उसकी तैयारी कर रहा है। तो ये तमाम मॉक ड्रिल अवेयरनेस की दृष्टि से भी अस्पताल की जो नितेंद्र, एक स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोई SOP भी जारी होने वाली है एडवाइजरी के तरह से, ये क्या कुछ होगी और किन लोगों के लिए ये जारी की जाने वाली है? देखिए, ये जो कल गाइडलाइन आएगी त्यौहार को ध्यान में रखते हुए, खास तौर पे कि आप भीड़ भाड़ में जाने से बचे, भीड़ में जाए भी तो मास्क लगाएं, क्योंकि क्रिसमस में लोग इकट्ठा होंगे, सेलिब्रेट करेंगे, या फिर नए साल में भी लोग इकट्ठा होंगे आपस में, कई लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप प्रोटोकॉल का पालन करें, जिसमें मास्क लगाना हो या प्रिकॉशन डोज जो लेना है वो लीजिए। कोशिश करिए कि हम न जाएं भीड़ भाड़ में। ये इस तरह से प्रोटोकॉल आएगा। बेसिकली इसमें क्या कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसी को पालन करना है। तो ये गाइडलाइन कल जारी होगी, आज तैयार हो रही है स्वास्थ्य मंत्रालय में। तो सावधानी सिर्फ बरतना है और कुछ नहीं करना है। यही सरकार का उद्देश्य भी है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। शुक्रिया नितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और आइए अब अगली खबर की ओर हम दर्शकों को लिए चलते हैं। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी दलों के नेताओं से अपने कक्ष में मुलाकात की। स्पीकर बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के नेताओं का आभार जताया। तो दोनों सदन आज स्थगित कर दिए गए हैं और दोनों सदनों में ये बताया गया कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी इस बार संसद के अंदर रही। और उसके बाद आप देख रहे हैं लोकसभा स्पीकर के कक्ष में प्रधानमंत्री और कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी भी वहां पर दिखाई दे रही हैं। तमाम दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता भी वहां पर मौजूद हैं। केंद्र सरकार के वरिष्ठ जो मंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये एक इस बार के अगर हम सत्र की बात करें तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी इस बार के सत्र की रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण कामकाज लोकसभा और राज्यसभा में हुआ है। और उसके बाद जो ये दृश्य सामने आए हैं ये भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी खासियत और भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति को ये दृश्य यहाँ पर बयां कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनके नेता भी वहाँ पर मौजूद हैं। लोकसभा स्पीकर के कमरे में ये बैठक बुलाई गई सत्रावसान के बाद, यानी कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है उसे ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद ये बैठक हुई है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और ये भी आप देख रहे हैं कि मास्क लगाए हुए हैं सभी नेता वहाँ पर। जिस तरह से कोरोना को लेकर के चिंता भारत में बढ़ गई है तो उसमें भी एक अच्छा संदेश ये पूरे देश में जा रहा है कि किस तरह से जब कोरोना महामारी का दौर भारत ने लगातार 2 लहरें, खतरनाक 2 लहरें भारत ने देखी हैं,
और उन लहरों के दौरान भारत ने जिस तरह से एक होकर के कोरोना महामारी से जंग लड़ी और उस लड़ाई को जीता, और उसके बाद जब अभी आज की तारीख में विदेशों में, चाहे हम चीन की बात करें, ब्राज़ील, कोरिया, जापान, अमेरिका, इन देशों में जब मामले बढ़ रहे हैं तो भारत किस तरह से पहले ही सक्रिय हो गया है। जो भारत की सरकार है वो सक्रिय हो गई है और ये एक संदेश बहुत अच्छा यहाँ से जा रहा है सशक्त लोकतंत्र का, भारत के लोकतंत्र का। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। देश में कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। वहीं जम्मू के एक स्कूल में भी छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के अन्य लोगों को भी मास्क पहनने को कहा गया है। छात्रों को बताया जा रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए स्कूल में कैसे सावधानी बरतें और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट के 4 नए केस मिलने के बाद केंद्र सरकार के साथ ही प्रदेश सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है। नए साल के मौके पर वृंदावन मथुरा में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर के लिए नई कोविड एडवाइजरी जारी की गई है। ये एडवाइजरी 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक के लिए जारी की गई है। नववर्ष और 25 दिसंबर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंदिर पर पहले से तैनात 2 टीम के अतिरिक्त 3 टीम और लगाई गई हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस व्यवस्था में भी इजाफा किया जा रहा है। कोविड कंट्रोल प्रभारी डॉक्टर भूदेव ने बताया कि यदि भीड़ में कोई संक्रमित श्रद्धालु मिलता है तो उसकी रैंडम चेकिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही किसी तरह का बीमार व्यक्ति या जिसको खांसी होगी उसको आइसोलेट कर उसकी जांच कराई जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी के कोविड प्रोटोकॉल पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, कोरोना संकट को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। कोरोना की रोकथाम को लेकर भारत सरकार उचित कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, आखिरकार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा 1 महीने से ज़्यादा समय से चल रही है। कहीं भी चल रही थी, कहीं किसी ने कोई अवरोध पैदा नहीं किया। कौन उसमें जुड़ रहा था इससे भी हमें कोई मतलब नहीं था। आखिर अगर दुनिया भर में फिर एक बार संकट कोविड-19 का आया है और इस पे चिंता पूरी दुनिया ने व्यक्त की है और भारत सरकार ने उचित कदम उठाए हैं, तो आखिरकार इसका कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है? क्या जनता और देश के हित में कांग्रेस कभी कोई निर्णय को स्वीकार नहीं करेगी? क्या एक परिवार ही उनके लिए महत्वपूर्ण है? एक परिवार की जिद के आगे, पूरी गांधी परिवार के जिद के आगे क्या पूरा देश नतमस्तक हो जाएगा? आखिरकार प्रोटोकॉल तो सबके लिए है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। स्वास्थ्य क्षेत्र पर बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट सोच रही है, 1 नेशन 1 हेल्थ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश में फिलहाल 4 कोविड टीकों का उत्पादन हो रहा है। सिंधिया ने कहा कि बीते सोमवार तक देश में 220 करोड़ कोविड खुराक देने का इतिहास रचा गया। आज 4 टीकों का उत्पादन देश में हो रहा है। चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ज़ाइकोवी डी की बात करें, कॉर्बेवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। और उसी के साथ इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन को लगाए गए हैं देश के अंदर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यूरोप और अमेरिका की तुलना में भारत में दवाओं की कीमतें काफी कम हैं। आज हमारी जो स्थिति हो चुकी है कि भारत अमेरिका या यूरोप की तुलना में भी हमारी दवाइयां आज ज्यादा किफायती हो चुकी हैं। जो हर इंसान और हर नागरिक का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसमें भी गिरावट आई है, जहां 16% गिरावट स्वास्थ्य के एक्सपेंडिचर में आ चुकी है, आउट ऑफ पॉकेट में,
जो पहले 64% होती थी और आज केवल 48% तक सीमित है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिस देश में सिर्फ एक टेस्टिंग लैब थी, उसी भारत में आज 3000 से ज्यादा टेस्टिंग लैब हैं। एक जब वातावरण निर्मित हुआ था पूर्ण विश्व में, जहां हर देश अपने दीवारों को खड़ा कर रहा था, उस वातावरण में भारत ने स्वदेशी वैक्सीन की बात हम करें, दवाइयों की हम बात करें, एक्सपर्टीज की हम बात करें, केवल अपने आप के लिए नहीं लेकिन दूसरे देशों के लिए को भी साझा किया था। देश में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, आज उसी भारत में 3388 टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुकी। ऑक्सीजन की किल्लत थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देश में उपलब्ध हो रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दूर दराज के इलाकों में खून, वैक्सीन और दवा की डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है दवाइयों के वितरण के लिए, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है रक्त का वितरण के लिए, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचाने के लिए उन दूर दराज क्षेत्रों में जहां आवागमन की सुविधा नहीं होती है। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. NIA आज जम्मू कश्मीर में छापेमारी कर रही है। आतंकी फंडिंग के मामले में NIA ये छापे मार रही है। एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 13 जगहों पर छापे मारे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।